मैं हूं अजय कुमार, अजय केमिस्ट्री क्लासेज से। आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन हम आज पढ़ेंगे। विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं उसके द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के बीच जो संबंध को बतलाता है उसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। यानी विद्युत रसायन में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक घटनाएं होती है। और जब रासायनिक घटनाएं होती हैं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ऐसे संबंधों का हम जिस भौतिक रसायन में अध्ययन करते हैं उस हम अध्याय को कहते हैं विद्युत रसायन। अब हम विद्युत रसायन में हम पहले पढ़ेंगे कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, चालक और कुचालक। पहले हम पढ़ लें नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इसको हम हिंदी में कहते हैं कुचालक। कुचालक वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है कुचालक कहलाता है या कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, शुद्ध जल, बर्फ, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स। ये जो हैं, एक बार डिफिनेशन फिर से, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है क्या कहलाता है? कुचालक। लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सब आपको कुचालक में। उसके बाद आता है टॉपिक कंडक्टर्स। ये जो टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक्स है। ये जो है आपको, इसको क्या कहते हैं? चालक। ये जो है चालक, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है चालक कहलाते हैं। जैसे अशुद्ध जल, अम्लों के जलीय घोल, भस्मों के जलीय घोल, लवणों के जलीय घोल। उसके बाद धातुएं, और धातु में भी ग्रेफाइट है। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विद्युत अपघट्य। उसके बाद मिश्र धातुएं हैं, पित्तल, कांस्य जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, फुल्हा। ये जो है ऑल दीज आर क्या है? ये कंडक्टर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है आपको लवणों के जलीय घोल, अम्लों के जलीय घोल, भस्मों के जलीय घोल, धातुएं, अधातु में ग्रेफाइट, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को इंग्लिश में एलॉयज बोला जाता है। जैसे पित्तल, कांस्य इत्यादि। इसको हम क्या कहते हैं? चालक। कुचालक वाला बताइए दिए हैं आपको। इसमें आपको अशुद्ध जल भी दे दीजिए। अशुद्ध जल, और यहाँ पर लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल, बर्फ इत्यादि। अब ये जो है कंडक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो है
वाई होगा, एलॉयज जैसे पीतल, कांस्य, अशुद्ध जल। अब यहाँ पर कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चालक दो प्रकार के होते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स, धात्विक चालक, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य, और इसको कहते हैं क्या, धात्विक चालक, अधात्विक चालक। तो हम यहाँ पर पहला पढ़ेंगे मेटलिक कंडक्टर्स। नाम से ही क्लियर है, मेटल्स, ये मेटल से बने होते हैं। मेटल से, जैसे हम विद्युत धारा, तार से हम, जैसे ये तार है, ये तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या होती, ये क्या है, धात्विक चालक। ये जो है धात्विक चालक में, जैसे हम विद्युत के बोर्ड से हम पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, या कोई काम करते हैं, तो विद्युत धारा कहाँ से आ रही है, विद्युत का जो बोर्ड होता है घरों में, उसमें से। तो वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू आ रही है वो तार में, और इलेक्ट्रॉनों के रूप में ही वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये धात्विक चालक है। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन इत्यादि। उसके बाद आप मिश्र धातुएं ले सकते हैं। मिश्र धातुएं जैसे पीतल, कांस्य इत्यादि, ये जो है आपका, ये धात्विक चालक हैं। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन करंट का प्रवाह जो है, विद्युत करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह फ्लो के कारण होता है। फ्लो के कारण होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ये जो है आपका धात्विक चालक है। इसमें आपका दूसरा टॉपिक है विद्युत अपघट्य, या तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य ये क्या है? विद्युत अपघट्य जो है ये कहता है, जैसे आप किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय घोल में या पिघली हुई अवस्था में, मोल्टेड स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो पदार्थ, ऐसे कहिए इसका डेफिनेशन सिंपल में, कि जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों के जलीय घोल या उनके पिघली हुई अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, विद्युत विच्छेद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे
ZnSO4, NaCl, K2SO4, KCl, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इनमें आप इनके जलीय घोल में या इनके पिघली हुई अवस्था में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। आयनों में कैसे टूटेगा? तो ये देखिए, आयनों में ये टूटेगा आपका जैसे मान लीजिए ये ZnSO4 है, इसके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा Zn+2 और SO4-2 एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय घोल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जिंक सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों, आयन, ये कौन सा आयन है? धनायन, और ये वाला ऋणायन। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जिनके जलीय घोल में, ये चीज याद रखना होगा, या तो जलीय घोल हो या फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टेड स्टेट हो, उनके फ्यूज स्टेट या जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसके एक्वस सॉल्यूशन, तो ये जो है अपने आयनों में टूट गया, ठीक है, और ये Cl-, ठीक है। ऐसे भी होता है कि आप इनमें, अभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में हम उसको बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम जनरली कहते कैसे हैं, किसको कहते हैं? कि इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ हैं जिनके जो जलीय घोल में अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे K2SO4 है, एक्वस 2K+ और SO4-2, ये क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो है आपको, हम इसको पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे KCl जलीय घोल में, तो ये अपने आयन में टूटेगा और क्या होगा? अपने आयनों में टूटा। आयनों में टूटने को यानी धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ZnSO4, K2SO4 इत्यादि, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जब भी इनके जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये अपने आयनों में टूटेंगे। अब देखिए, आयनों में टूटने के कारण ही इनमें आयनों का प्रवाह होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये देखिए, यानी इनमें करंट का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा, करंट का प्रवाह आयन्स के प्रवाह के कारण होता है। ये देखिए, और मेटलिक वाला में हम क्या पढ़े? मेटलिक वाला में अभी हमने मेटलिक में पढ़ा, मेटलिक चालक में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण करंट प्रवाहित होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है? आयनों के प्रवाह के कारण होती है। ऐसे इसको हम यहाँ पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइट्स में, कि मेटलिक में जहाँ करंट का प्रवाह होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में
इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, करंट कैसे प्रवाहित होती है, जिधर आयन प्रवाहित होते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पासेज होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, ये जो है आपको क्या, आयनों के प्रवाह के कारण होती है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि या तो इनका फ्यूज्ड अवस्था हो या इनका जलीय घोल हो। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अनअपघट्य, इसको हम विद्युत अनअपघट्य, यानी यहां पर ध्यान देना है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि इनके जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें ये आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटने के कारण ही इनमें आयनों का प्रवाह होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसमें क्या है, मेटलिक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कहाँ से? ऋण छोर से। ऋण छोर कहाँ है? जो हमारा विद्युत का बोर्ड होता है ना, उसमें जब हम प्लग खोजते हैं या स्विच को ऑन करते हैं तो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है और बल्ब तक और पंखा तक, एसी तक जाता है। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी पासेज इन मेटलिक, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आप जान गए कि इसमें आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जरा पढ़ लीजिए। विद्युत अनअपघट्य वैसे पदार्थ जिनके जलीय घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में विघटित नहीं होते, क्या कहलाता है? विद्युत अनअपघट्य कहलाता है। और इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित भी नहीं की जा सकती है। जैसे आप केन शुगर का जलीय घोल, ग्लिसरीन का घोल, यूरिया NH2CO का जलीय घोल, उसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है, ये क्या है, इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने आयनों में नहीं टूटते। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जैसे ग्लूकोज का जलीय घोल, ग्लूकोज का जलीय घोल, ये क्या है? यहाँ पर ये चीज कि केन शुगर का जलीय घोल, ग्लिसरीन का घोल, यूरिया का जलीय घोल, ग्लूकोज का जलीय घोल, इनमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। और जब आयन में नहीं टूटेंगे, इसका मतलब है कि ये विद्युत अपघट्य नहीं बल्कि विद्युत अनअपघट्य हैं, यानी ऑल दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और एक हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग प्रबल विद्युत अपघट्य, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत विच्छेद्य। ये जो है आपको ये क्या हैं? प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाएं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ या वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयनों में पूर्णतः कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाएं, उनको क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे सभी
लवणों के जलीय घोल, उसके बाद प्रबल अम्लों के जलीय घोल, प्रबल भस्मों के जलीय घोल। ये क्या हैं? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीटली which substances, those substances which completely dissociate into their ions completely। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो NaCl, ZnSO4, KCl, K2SO4, Na2SO4, ये सब जो है आपका लवण हैं। अब आइए प्रबल अम्लों के, ये तो हो गया लवणों के, प्रबल अम्लों के जलीय घोल। जैसे प्रबल अम्ल में आप HCl, HNO3 का जलीय घोल, उसके बाद H2SO4 का इत्यादि के जलीय घोल। अब आइए प्रबल भस्म, जैसे NaOH, KOH इत्यादि भस्मों के जलीय घोल। ये क्या हैं? ये हैं आपके प्रबल, ये प्रबल भस्म, प्रबल अम्लों, प्रबल भस्मों के जलीय घोल, प्रबल अम्लों के जलीय घोल, लवणों के जलीय घोल। इनको क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंडली क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल, वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसको, ये क्या है? वे पदार्थ जो जिनके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में आंशिक रूप से, पार्शियली ये अपने आयनों में डाइसोसिएट्स होते हैं, आंशिक रूप से थोड़ा सा अपने आयनों में टूटते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आप यहाँ पर H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये एक्चुअली में है क्या? CO2 और H2O का, यानी जब आप H2O में CO2 को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? H2CO3। ये एक अत्यंत दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड। उसके बाद जो है आपका जैसे अमोनिया, ठीक है। उसके बाद अमीन्स, ये जो है आपका ये RNH2, ये जो है यहाँ R के जगह तुम ले सकते हो, R क्या है? कोई अल्काइल मूलक या एराइल मूलक यानी बेंजीन मूलक, ठीक है। जैसे R की जगह अगर तुम CH3 लेते हो तो मिथाइल अमीन, फिर उसके बाद C2H5NH2 इथाइल अमीन। अगर बेंजीन लेते हो C6H5NH2 एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन या मिथाइल अमीन, बेंजाइल अमीन या अमीनो बेंजीन। ये जो है ये क्या है? अमीन है। तो इनको क्या कहते हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अत्यंत ही कम
अपने आयनों में टूटते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हो मेटलिक कंडक्टर्स और क्या इलेक्ट्रोलाइट्स में। ये इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इसमें क्या होता है? आयंस का प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण करेंट प्रवाहित होती है। अब आइए दूसरा, मेटलिक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन धात्विक में नहीं होता है। कोई केमिकल रासायनिक चेंजिंग, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आयनों का प्रवाह कहाँ से किधर होता है? ये ऋण छोर से नेगेटिव छोर से होता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और यहाँ जो है इसमें क्या होता है? आयनों का जो प्रवाह होता है, आयंस का प्रवाह विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड्स की तरफ होता है। इसका एक और बहुत ही बेहतरीन है कि जब आप धात्विक चालक का जब आप ताप को बढ़ाइएगा, ताप बढ़ाने पर इसकी विद्युतीय चालकता घट जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है, ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है और यहाँ ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। अब आइए, ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके कारण ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता घट जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अपघट्य में क्या होता है? जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे इसकी चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसकी चालकता, इलेक्ट्रोलाइट की चालकता विद्युत ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इसका कारण है कि जब यह विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो उसका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। ताप बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोध, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। प्रतिरोध, इसका रेसिस्टेंस कम होता है और इसका रेसिस्टेंस जब ताप बढ़ाइएगा तो इसकी जो करंट प्रवाहित होगी, इसका प्रतिरोधक जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है तो चालकता घट जाती है और इसका प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए चालकता बढ़ जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध घट जाता है।
यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई धात्विक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी आप किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या तार तो ही रहता है, सालों साल तार चलता है, वायर, ये जो है इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में अभी आपने देखा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जलीय घोल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। आप देखिए ये कितना बड़ा रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये अपने आयनों में धनायन और ऋणायन में डिसोसिएट कर गया। तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही। ये रहा क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का पार्ट 1। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका नोट्स बनाते चलें और काफ़ी ध्यान से वीडियो को देखें, और यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।